अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 17 का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमारा जो मेन एसएलओ टॉपिक होगा वो बच्चों होगा इंट्रोडक्शन टू एसएचएम, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली है क्या। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन है व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो मोशन, यानी कोई बॉडी जो है आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यानी एक ख़ास मीन पोजीशन, एक ख़ास फिक्स पोजीशन के अराउंड जो है बॉडी बार बार पास मूवमेंट कर रही है, वहाँ से गुजर रही है। तो उस मोशन को आप कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन, कि आप वाइब्रेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट से बार बार गुजर रहे हैं। इसको आप मीन पोजीशन भी कहते हैं, इसको आप फिक्स पोजीशन भी कहते हैं, या इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वर्ड बोले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सर इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। बच्चों, इसकी जो एग्जाम्पल है, देयर आर फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। पहली एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जब जलजला आता है तो हमारी अर्थ जो है वो एक ख़ास जगह पे वाइब्रेट करती है। द विंग्स ऑफ बर्ड ड्यूरिंग फ्लाइंग। जब परिंदे उड़ते हैं तो वो अपने पर को एक ख़ास पोजीशन में आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। गिटार की जो तारें होती हैं उनको जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी एक ख़ास पोजीशन में वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेशन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। आपको पता है कि जो क्रिस्टल एक सॉलिड है, और सॉलिड में हम ये कहते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, फिक्स पोजीशन में। नेक्स्ट है मास अटैच टू स्प्रिंग कंप्रेस टेस्ट। अगर आप किसी स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लटका दें तो वो मूवमेंट जब करेगा तो वो बेसिकली एक ख़ास पोजीशन में बार बार पास होगा। ये सारी एग्जांपलें ऑसिलेटरी मोशन की। जैसे ये बच्ची जो है ये जूड़ा ले रही है, ये भी आपके पास पेंडुलम है क्लॉक का। ठीक है, और ये जूड़ा जो है, ये सारी एग्जांपल क्या है ऑसिलेटरी मोशन की। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होती है? द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग अ बॉडी अबाउट अ फिक्स मीन पोजीशन। एक पूरा जो चक्कर वाइब्रेटिंग बॉडी लगाती है एक फिक्स मीन पोजीशन के अराउंड, उसको हम क्या कहते हैं सर? हम उसको ऑसिलेशन कहते हैं। आप उसको ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, कंप्लीट राउंड ट्रिप या एक कंप्लीट साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वन ऑसिलेशन अकर, एक ऑसिलेशन कब होगी? वन ऑसिलेशन अकर व्हेन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन to extreme position in one direction, moving back to extreme position to opposite direction to। अच्छा, वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है?
ये जो पोजीशन होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। यहाँ से पहले बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, ये बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन ईपी, फिर बॉडी एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आए, ठीक है। फिर बॉडी मीन से दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पे जाए, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर लास्ट में बॉडी जब वापस मीन पे आएगी तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, राउंड ट्रिप तब एक कंप्लीट होगा। यानी मीन से एक्सट्रीम में गई, फिर एक्सट्रीम से मीन आई, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन। ये बच्चों एक कंप्लीट ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल होता है। अच्छा, टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन। पहली जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन आइदर साइड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पहली बात है कि डिस्प्लेसमेंट होता डिस्टेंस ही है, होता बच्चों ये डिस्टेंस है। सर फिर इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? बच्चों जब डिस्टेंस को ख़ास डायरेक्शन दी जाए इट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है सर? मीन पोजीशन। तो वो कहता है मीन पोजीशन से आइदर ऑन आइदर साइड। जैसे मैं कहता हूँ ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ आ जाए, पार्टिकल यहाँ आ जाए, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर, अब बात देखा एक ख़ास डायरेक्शन में, उसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलेंगे एक्स। अच्छा, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये मीन पोजीशन से दूर जाएगा ना, टाइम के साथ साथ दूर जाता जाएगा, फिर टाइम के साथ नज़दीक आएगा, तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो अक्सर जगह पे हम इस डिस्प्लेसमेंट को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो टाइम पे डिपेंड करे, हर इंस्टेंट पे चेंज हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड होता डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। होता ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है सर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेंडुलम जो है यहाँ से यहाँ तक गया, इससे आगे नहीं गया। अब पहले वो यहाँ पे होगा, फिर वो यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे गया। अब इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो सिंगल वैल्यू होगी। पॉइंट समझ? क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा ना, जो उसका एंड वाला होगा, जहाँ तक वो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका ये होगा एम्पलीट्यूड। इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या ए के साथ। लेकिन जो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा वो सर मुसलसल चेंज हो रहा है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक ही है, फ्रॉम मीन पोजीशन टू आइदर वन साइड। चाहे आप एक साइड पे कर लें या दूसरी साइड पे,
इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ए के साथ। इसका भी यूनिट मीटर होगा। क्यों सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर ही होता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक पूरा चक्कर काटने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे सर? टाइम पीरियड। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी के साथ, और इसका यूनिट सेकंड होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की दो डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। अब मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि बच्चों जब लफ्ज़ आता है ना पर, तो पर का मतलब डिवीजन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो इसका फार्मूला पहली डेफिनेशन के मुताबिक ये बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन क्या है सर? नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। टी क्या है? टाइम है, कि कितने टाइम में कितनी वाइब्रेशन हो रही हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सर हमने 10th में एक और डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वो क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन है, वो बच्चों क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो फिर फार्मूला इस डेफिनेशन के मुताबिक ये फार्मूला बनता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेस 1/t। अच्छा, यहाँ पे अब MCQs हैं। MCQs क्या है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टाइम पीरियड को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ MCQs क्या आ सकता है? द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना जी सर, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी and time period is always equal to unity। यूनिटी का मतलब क्या है सर? 1। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 की इक्वल होगा। अच्छा, इसको हम फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं, T के साथ नहीं करते बल्कि F के साथ। और ये फार्मूला कब वैलिड होगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि एक जगह से, एक प्लेस से 100 वेव्स पास हो रही हैं या 100 ऑसिलेशंस हैं, और कितने टाइम में? 10 सेकंड में। आप बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। कितनी ऑसिलेशन है? 100। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 पर सेकंड, क्योंकि n के यूनिट नहीं होते, नीचे टाइम के पर सेकंड, और पर सेकंड हर्ट्ज के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होगा। 1 हर्ट्ज को आपने डिफाइन करना है। 1 हर्ट्ज इज डिफाइंड एज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। इसकी यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 साइकिल इन 1 सेकंड, यानी एक साइकिल, एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रहा है। फ्रीक्वेंसी होती है n/t। अब फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है सर? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। अब नंबर साइकिल की बात हम करते हैं, नीचे टाइम का सेकंड होता है। या साइकिल लिख लें या ऑसिलेशन लिख लें, ठीक है, या वाइब्रेशन। तो 1 हर्ट्ज को डिफाइन करेंगे, 1 साइकिल 1 सेकेंड। तो आप इसको लिखेंगे 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड।
1 साइकिल पर सेकंड, यानी एक चक्कर 1 सेकंड में कवर करे, इसको हम कहते हैं 1 CPS। सर CPS का मतलब क्या है? अच्छा, C का मतलब है साइकिल और P का मतलब पर और S का मतलब सेकंड। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट समझिएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, सादा फ्रीक्वेंसी एफ, उनका रिलेशन है ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2πf। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, अभी हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t पुट करेंगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा सर? 2π/t। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है बच्चों, ये जो रिलेशन है ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद लीनियर फ्रीक्वेंसी। जो सादा फ्रीक्वेंसी है एफ, वो क्या है सर? लीनियर फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो रिलेशन है ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद टाइम पीरियड। किसके साथ? टाइम पीरियड। ये काफ़ी आगे यूज़ होगा, आपने याद रखना। टाइम पीरियड, पॉइंट समझ आ गए? ये 2 फार्मूले आपने याद रखने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जो मेन हमारे यूनिट का या चैप्टर की जो नेम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? एन ऑसिलेटरी मोशन होगी, ये ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होगी। विच एक्सलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें 2 बातें आपने बच्चों याद रखनी। अगर कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है, यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। उसका एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के, विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है? एक्सेलरेशन की। कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। 2 बातें हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। इट्स डायरेक्शन इज एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन होगी। अब ये बच्चों को थोड़ा सा पॉइंट ज़रा तंग करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन कैसे होगी। देखें, पॉइंट को ज़रा समझना है। ये मैं कंसेप्ट समझाने लगा हूँ। जैसे ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये बच्चों आप यहाँ पे पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे एक झूला जब ऊपर से नीचे आता है, वो जब मीन पोजीशन से गुज़र रहा होता है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी मिनिमम हो जाती है, वहाँ पार्टिकल रुकता है। अब पॉइंट ज़रा समझिएगा। आप जा रहे हैं मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, मैं यहाँ पे अलहदा भी लिख देता हूँ। आप जा रहे हैं मीन से
एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी सर? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जा आप उधर ही रहे हैं, वेलोसिटी उधर है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी आपकी उसी डायरेक्शन में है, जा आप उधर हैं, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है बच्चों, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन जो है तब नेगेटिव होता है, जिसको आप डी एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के उलट होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन। आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन अपनी वेलोसिटी के अपोजिट होगा। जा आप एक्सट्रीम की तरफ रहे हैं, वेलोसिटी उधर है, रुख आपका उधर है, लेकिन एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अच्छा, ये पॉइंट समझ आ गया कि जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं एक्सेलरेशन टूवर्ड द मीन होता है। अब दूसरी पॉइंट समझें। अब एक स्टूडेंट कहता है सर जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे, जब आप बच्चों एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। याद करो जब आप छोटे थे, मामा बाबा आपको झूले पे लेके पार्क लेके जाते थे, झूला झुलाते थे, ऊपर से नीचे जब आते थे बड़ी स्पीड के साथ सर हम नीचे आते थे जब हम छोटे थे। याद हमें आ रहा है, वेलोसिटी क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। यानी जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर? वेलोसिटी इंक्रीज हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वो उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है सर? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी उधर है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। अच्छा, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है सर? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर आप मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं एक्सेलरेशन फिर भी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। आप एक्सट्रीम से मीन आ रहे हैं फिर भी मीन पोजीशन की तरफ है। इसीलिए कहते हैं ऑलवेज कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन होगी। वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में समझना है इसको, ठीक है? रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के पढ़े। आगे आप में से काफ़ी फ्यूचर के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे एंट्री टेस्ट में आपने जाना है। अच्छा, अब आगे आते हैं, ग्राफ क्या बनेगा? द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन। पहला पॉइंट है सर स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा? डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन माइनस भी तो है ना, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपने बनाया सर, ये आपने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाया? ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाया? ये ग्राफ यूं क्यों नहीं बना? यूं भी तो बन सकता था, यूं नहीं बन सकता। उसकी वजह ये तब ग्राफ यूं बनता अगर ये चीज माइनस ना होता। अगर माइनस ना होता तो ये ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बनता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, पॉइंट समझिएगा।
एक्स पॉजिटिव होता, ई भी पॉजिटिव होता। जी सर, पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव होता, ई भी नेगेटिव होता। जी सर, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव, अगर माइनस ना होता। पॉइंट समझने वाली बात है। लेकिन अब माइनस है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, है ना। इसका मतलब है कि अगर अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हुई ना, तो सर ए तब नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह जब हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो बाहर नेगेटिव भी है ना। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो आप झट जवाब देंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और ए की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। आगे चले सर। अच्छा, अब एक स्टूडेंट कहता है सर अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली जाए तो फिर ए पॉजिटिव होगा। मैं कहूँगा जी बच्चे बिल्कुल होगा। सर वो कैसे? एक्स नेगेटिव होगा जब आप एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव है ना। नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ए पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और ए पॉजिटिव। ये दो पॉइंट हैं। इन दो, एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और एक पॉइंट सेकंड में, और एक पॉइंट फोर्थ में बन रहे। इन दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन, ग्राफ डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन के साथ अटैच कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई है? एक बात और माइंड में रखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन को हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। दोबारा सर बोलें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने एक्सेलरेशन को ये नहीं कहना सर एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होती। नहीं बच्चे, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली देखना है। अगर मैग्नीट्यूड की बात होगी, डायरेक्शन तो पता है ना, इट इज ऑलवेज टूवर्ड द मीन पोजीशन। अब आते हैं कुछ एग्जांपल एसएचएम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। पहली, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, HMSS, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये सर हमने 10th में पढ़ी हुई है, उसी को थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे। बॉल एंड बाउल सिस्टम। अच्छा, ऐसा लो बेस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, राइट डाउन दी कंडीशन ऑफ एसएचएम, कि एसएचएम मोशन होगी, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ये बोर्ड में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। जैसे आपके बाबा ने जब आप छोटे थे एक दफ़ा झूला दे के छोड़ दिया था, आपके जहन में सवाल आना चाहिए, बार बार वो धक्का नहीं दे रहे थे, कौन सी फोर्स थी जो झूले को बार बार चला रही थी? वो रिस्टोरिंग फोर्स थी। जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं ना, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरी है, इनर्शिया होना चाहिए। सर इनर्शिया का क्या काम? बच्चों इनर्शिया का मेन काम है, सोचने वाली बात है। देखें, ये पेंडुलम है या ये झूला है, ये मीन पोजीशन। हम ये कहते हैं कि जो मीन पोजीशन है यहाँ बॉडी रेस्ट पे होती है। लेकिन अगर हम एक पेंडुलम को एक्सट्रीम से लीव करते हैं, जब हम एक पेंडुलम को एक्सट्रीम से लीव करेंगे, उसको छोड़ेंगे, क्या वो मीन पोजीशन पे रुकेगा? नहीं सर, वो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? सर वो मूव करता ही रहेगा।
तो ज़रा लॉ ऑफ इनर्शिया को माइंड में लेके आओ। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ अ बॉडी इन मोशन, इफ अ बॉडी इन मोशन इट कंटिन्यूड इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ना, तो फिर वो मूव करती ही रहेगी। अच्छा, यानी मीन पोजीशन पे रुकती इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऊपर से मूव करते हुए आ रही है, फिर वो मूव करती ही रहेगी। ठीक है, इनर्शिया की वजह से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस मीडियम। फ्रिक्शनलेस मीडियम होना चाहिए। ये नहीं है कि फ्रिक्शन हो कि वो एक ही चक्कर काटे रुक जाए। आपको पता है ना फ्रिक्शन मोशन को क्या करती है? सर रोक देती है, अपोज करती है। तो फ्रिक्शन लेस होने का फ़ायदा ये होगा, बॉडी काफ़ी देर तक खुद ही मूवमेंट करती रहेगी। अच्छा, ये तो थी कंडीशन। अब आते हैं राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। एसएचएम की नेक्स्ट ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों आपने अच्छी तरह नोट डाउन करना है। अच्छा, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की जगह वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है। ये नहीं है वहाँ वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए और आप परेशान हो जाएं कि ये तो सर ने बताया ही नहीं था, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी। अच्छा, पहली कैरेक्टरिस्टिक, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली खूबी ये है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सर उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसका जो एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्प्लेसमेंट डबल होगा तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा। मेरी बात उसका यानी मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्ट और डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। सर आपने अच्छा वो नेगेटिव इसलिए आता है जी, वो कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया। अच्छा, ये पॉइंट इधर समझिए। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। अब एक स्टूडेंट कहेगा कि सर मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो है? ये थोड़ा सा आप समझा दें। तो बच्चे मीन पोजीशन, आप देखें आप यहाँ से चले थे, आप पहले इधर गए, फिर आपका मुंह इधर आ गया, फिर वापस आ जाए। डिस्प्ले अगर जहाँ से आप चलते हैं वापस उधर ही आप आ जाते हैं। आप मीन से चले, एक्सट्रीम तक गए, एक्सट्रीम से दोबारा मीन तक आ गए। जाते हुए आपका रुख, आपकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द एक्सट्रीम थी। आते हुए आपने अपना मुंह चेंज किया, टूवर्ड्स द मीन आ गए। जितने आप एक्सट्रीम की तरफ गए उतनी आप मीन की तरफ, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी? सर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब नीचे आ रहा होता है ना मीन पोजीशन पे, तो बड़ी स्पीड के साथ उधर मीन से गुजरता है ड्यू टू इनर्शिया। और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। क्यों? मीन पोजीशन में। ये सारी बातें मीन पोजीशन पे हो रही हैं। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। सर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के पॉइंट नहीं बच्चे, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है। मीन पोजीशन पे सर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी सर? तो सर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आती है। अच्छा सर, अगर काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है, काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है, ये आगे हम इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे डिटेल में। अच्छा, अब आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे।
एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, क्योंकि फिर आप एक्सट्रीम पे जब जाते हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम हद है ना, ये मैक्सिमम हद है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, एक्स नॉट होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी ज़ीरो होगी। क्यों सर? क्योंकि सर वहाँ झूला थोड़ा सा रुकता है, हम फिर वापस अपना रुख करते हैं ना, वेलोसिटी ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पे। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी के इसके अपोजिट हो जाएगी। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये बच्चे आपने पॉइंट याद रखना।